नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ बासिजा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हैं। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। 2027 का चुनाव नजदीक आ चुका है। ऐसे में बीजेपी संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार उन प्रत्याशियों को भी मौका दिया जाएगा जिनकी पकड़ मजबूत होगी और ज़मीनी स्तर पर वो बेहतर काम कर चुके होंगे। कुछ ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जाएगा जो युवाओं के साथ साथ सबको और संगठन को लेकर के साथ चलने वाले हों। साथ में ये भी कहा जा रहा है कुछ पुराने चेहरे भी बीजेपी एक बार फिर से उन पर भरोसा जता करके उनको फिर से मैदान में उतारने का काम करेगी। लेकिन 2027 का चुनाव अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार बीजेपी का 10 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब्जा है। अब देखना ये होगा कि क्या फिर से तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक मार करके उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिसाद बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, दिल्ली साफ हो, दिल्ली स्वच्छ हो, इसकी दिशा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही हैं। कुछ दिन पहले ई पॉलिसी लाई गई थी और अब इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो उपराज्यपाल हैं उनके नेतृत्व में ये जो इलेक्ट्रिक बस है वो हरी झंडी की देखकर रवाना किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ परिवहन मंत्री पंकज सिंह, दिल्ली के कमिश्नर के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद हैं। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस से जो इलेक्ट्रिक वाहन है, जो बसें हैं, वो रवाना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो उपराज्यपाल हैं वो हरी झंडी देकर इन सभी बसों को रवाना कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिक बस हैं वो धीरे धीरे दिल्ली कैंपस से निकलती हुई शहर की ओर जा रही हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि 2029 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे, तब जाकर दिल्ली स्वच्छ होगी, दिल्ली की हवा स्वच्छ होगी। यानी साफ तौर पर दिल्ली में को लेकर जिस तरह से पोल्यूशन को लेकर सामने बातें आ रही थी उसको नज़र रखते हुए 200 इलेक्ट्रिक बसों का आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी देकर रवाना किया है। साथ ही साथ महिला स्पेशल बस को भी महिलाओं के लिए एक सौगात दी गई है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है वो भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही चार्जिंग पॉइंट के लिए भी व्यवस्था राजघाट पर की गई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, महिला स्पेशल बस के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के उपराज्यपाल के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के ठिकानों पर और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। सहारनपुर, रामपुर और नई दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से ये छापेमारी हो रही है, इसमें ईडी की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी से कई दस्तावेज़ों को अपने कब्जे में लिया और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दरअसल ईडी ने लखनऊ में केस दर्ज किया था और इसे लेकर पहले भी जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम आ चुकी है। और छापेमारी के बाद आज़म और उनके करीबियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज़म खां फिलहाल कई मामलों में सज़ा के बाद जेल में हैं और रामपुर में करीब आधा दर्जन जगह और सहारनपुर में 2 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता के आवास पर और दफ्तर पर ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली में जौहर एसोसिएट्स के पार्टनर सैयद खालिक के आवास पर छापा मारा गया है। जौहर यूनिवर्सिटी समेत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े तमाम लोगों के घर पे छापेमारी जो है वो की जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी से तमाम दस्तावेज जो है वो ईडी ने कलेक्ट किए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी के द्वारा आज सुबह से ही आज़म खां और उनसे जुड़े तमाम लोगों के ठिकानों पर ये कार्रवाई जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर जनपद के थरियाओं अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, जहां पर कुछ बच्चियों ने आज सुबह डीएम मैडम को एप्लीकेशन देते हुए यह बताया है कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है और हमें झाड़ू लगवाया जाता है, कोई पढ़ाई की कोई व्यवस्था हमारे लिए समुचित नहीं की जाती। तो हम जानने आए हैं यहाँ पर क्या सच्चाई है। लेकिन हमने जब यहाँ के प्रधानाचार्य से मिलना चाहा तो उन्होंने साफ मिलने से इनकार कर दिया है और कहीं न कहीं ये बात
साबित हो रही कि बच्चियों के साथ गलत होता। चूँकि जब हमारा पक्ष हमने जानना चाहा उनका पक्ष, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे अधिकारियों से बातचीत करिए। हमने कहा बच्चियों से मिलवा दीजिए, तो उन्होंने बच्चियों से भी मिलवाने से इनकार कर दिया है। ये बड़ा विषय है कि आज़ादी कितने वर्ष होने के बावजूद भी आज तक दलितों को कहीं न कहीं जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और ये अधिकारियों को संज्ञान लेकर इसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ अंकित राज, इंडिया वॉइस, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर उनकी मुलाकात जापान कंपनी के कई सीईओ से मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, इसी स्तर पर आज कई कंपनी के सीईओ की ताज में मुलाकात होगी, जहां पर उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के भी बात की जाएगी। साथ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अश्विनी वैष्णव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि 500 एकड़ में जापान सिटी के नाम से उत्तर प्रदेश में एक जापान सिटी डेवलप की जाएगी, जिसको बेहतर तरीके से सजाया जाएगा। चूँकि उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे, लगातार उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को और बेहतर से निवेश को उत्तर प्रदेश में लाया जा सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जापान के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के बातचीत चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक किसान द्वारा कानून गो पर 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए राजस्व विभाग की टीम के सामने आत्मदाह किए जाने का प्रयास किया गया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव घोलनी का है, जहां रहने वाला एक किसान लगातार अपने जमीनी विवाद के चलते अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर था और लगातार वह अपने ज़मीनी विवाद को सुलझाने के लिए अधिकारियों के सामने फरियाद लगा रहा था। लेकिन विवाद ने सुलझने के कारण जब राजस्व विभाग की टीम उसके गांव पहुंची और एक दीवार को गिराने लगी, तो किसान बेहद हताश हो गया और उसने खुद को आग लगा ली, जिसमें किसान बुरी तरह झुलस गया और उसके परिजनों ने दौड़कर उसकी जान बचाई। हालांकि इसमें जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि यह सब किसान द्वारा प्री प्लान तरीके से किया गया है। हालांकि इसमें जिला प्रशासन के द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया है। यह टीम यह जांच करेगी कि इसमें कानून पर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और किसान द्वारा जो आत्मदाह का प्रयास किया गया है उसमें क्या निकल कर आता है, यह देखने वाली बात होगी। 2 दिन पहले पारा के बुद्धेश्वर इलाके में लखनऊ नगर निगम की टीम अतिक्रमण के दौरान लखनऊ पुलिस और नगर निगम टीम पर हमला हुआ था, जिसमें कई पुलिस वाले और नगर निगम के कर्मचारी घायल हुए थे। उसी कड़ी में एफआईआर दर्ज करके अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सराफत, सलाहुद्दीन, शहाबुद्दीन और सराफत कई नाम ऐसे शामिल हैं जिनकी लगातार छापेमारी चल रही थी और पुलिस उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दे के उनको खोज रही थी। अब पुलिस ने उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक दरोगा और कई नगर निगम के कर्मचारियों पर ईंट पत्थर से हमला हुआ था, जिसमें गंभीर चोटें भी आई थी। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करके लगातार आरोपी जो थे उनके ठिकानों पर कार्रवाई करते अब तेज दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 18 अगस्त को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी का मानना है कि जब वो दिल्ली में जल मंत्री थे, उस वक्त टेंडर मामले में कई हेराफेरी की थी, जिसके जो जांच हो रही थी उस जांच में खुलासा हुआ है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। 18 अगस्त रात उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद विकास भवन में एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में लाया गया, यहीं पर उन्हें रात भर रखा गया। लगभग 12 बजे इस ऑफिस से उन्हें राव एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पेशी के दौरान वो पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह की कार्रवाई करवा रही है। जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का नियम का हवाला देते हुए कहा, जांच एजेंसियों पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। अब ऐसे में लगातार जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि
जिस तरह से टेंडर घोटाले हुए हैं, टेंडर में कई तरह की हेराफेरी हुई है, इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जांच एजेंसी की माने तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के विश्लेषण पे निजी व्यक्ति और सरकारी अधिकारियों के बीच टेंडर शर्त शुद्धि पत्र के दस्तावेज में कई तरह की गड़बड़ी पाई गई थी। लगभग 1.52 करोड़ रुपए तरह का मामला सामने आया, जिसके बाद जांच एजेंसियां पूरी चीज़ को जांच कर रही थी और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है। हालांकि कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और साफ शब्दों में उनके तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसी मद्देनज़र को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता को गिरफ्तार करवाया है। चूँकि सत्येंद्र जैन पंजाब के प्रभारी हैं और बेहतर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसी दुर्भावना से ग्रसित होकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही थी, आम लोग काफ़ी परेशान थे, आम लोगों के पैसे को बंदरबाट उनके आम आदमी पार्टी कर रही थी, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए सीएजी की रिपोर्ट के बाद जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो लगातार भ्रष्टाचारों पर शिकंजा कसते हुए नज़र आ रहा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, रावल कोर्ट में सत्येंद्र जैन की पेशी हुई है, उस पेशी के बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी तुषार के साथ अरविंद कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अखिलेश यादव के एक्स पर पोस्ट के दौरान सीट बंटवारे को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा गया था। उसी कड़ी में बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अखिलेश यादव बीजेपी की चिंता न करें, किसको कितनी सीटें देनी है ये तो बीजेपी देगी। उसी कड़ी में अखिलेश यादव पर यह भी हमलावर होते हुए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन से परेशान है अखिलेश यादव। साथ में ये भी कहा कि इमरान मसूद के बयान पर दिल लगाकर कांग्रेस बना रही है अत्यधिक दबाव और नए गठबंधन का पार्टनर तलाश रही है समाजवादी पार्टी। ऐसे में भाजपा संगठन सहयोगियों पर डोरे डाल रहे हैं अखिलेश यादव, जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं। अखिलेश अपनी पार्टी के भीतर शिवपाल और आजम की मुलाकात पर ध्यान दे, चाचा और चच्चा मिलकर दोनों सपा को गच्चा देंगे। तो यहाँ तक राकेश त्रिपाठी लगातार हमलावर होते हुए कहा कि अखिलेश यादव 2027 का चुनाव है, इसी डर से एक बार फिर से बीजेपी के जो गठबंधन सहयोगी हैं उनसे बात करने की कोशिश करें ताकि उत्तर प्रदेश में किसी तरह सरकार बनाई जा सके, लेकिन ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की 27 में सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रिपोर्टर्स लाइव में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। ऐसे में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जनसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल में आकाश आनंद की जनसभाएं होंगी। सितंबर से ये तमाम जनसभाएं जो है वो संभावित हैं और इससे पहले 25 अगस्त को नोएडा के जेवर में आकाश आनंद जनसभा करेंगे, जिसकी मंजूरी बसपा प्रमुख की तरफ से दी जा चुकी है। फिलहाल आकाश आनंद लगातार जो है वो ज़मीनी स्तर पर तैयारी जो है वो कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले मायावती को मंडलीय रैलियों से पहले आकाश वोट बैंक मजबूत करेंगे और साथ ही बसपा सुप्रीमो आकाश को मैदान में उतारेंगी ताकि जेनजी को आकर्षित किया जा सके। इससे पार्टी के कोर वोट बैंक को विपक्ष के पाले में जाने से बचाया जा सकेगा। दरअसल अब पूर्वांचल के जिलों से आकाश की जनसभाओं की लगातार मांग हो रही है और इसमें बसपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें आजमगढ़ की लालगंज से संगीता आज़ाद और गाजीपुर से अफजाल अंसारी सांसद बने थे। वहीं घोसी सीट से अतुल राय और जौनपुर से श्याम सिंह यादव भी जीतकर सांसद बने थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 4 सांसद बने थे। तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल में भी तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर आकाश आनंद जो है वो जनसभाएं करेंगे और पार्टी के साथ, चाहे युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, जो बसपा का कोर वोट बैंक है उसको बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है।
ऐसे में अखिलेश यादव का कहना है कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को कितनी सीटें देगी, इस बात का दावा अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर किया है। उनके मुताबिक बीजेपी आरएलडी को 73 सीटें, सुभाषपा को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और साथ ही अपना दल को 19 सीटें देने वाली है। इस तरीके का दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है और उन्होंने ये भी अपनी पोस्ट में लिखा है कि पीडीए के दबाव में और जवाब में उनके जो घटक दल है वो इधर उधर ना भागें, जिसके चलते ये सीटों की योजना जो है वो बनाई गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी ये जवाब आया है कि अखिलेश यादव का ये बयान बेबुनियाद है और 2027 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को कितनी सीटें देगी, इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।